सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लिटरेरी टर्म सीरीज। हमने इस सीरीज के ऑलरेडी टू पार्ट्स क्लियर कर लिए हैं, टू पार्ट्स कवर कर चुके हैं। तो आज ये थर्ड पार्ट होने वाला है एंड ऐसे ही आपके दो या तीन और पार्ट्स भी आएंगे जिसमें हम लिटरेरी टर्म्स सारे कवर कर लेंगे। एंड उसके बाद हम जो है एक बार लाइव क्लास में जितने भी सारे PYQs क्वेश्चंस है या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो सभी प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में हेलेनिज्म एंड हेब्राइज्म तक पढ़ लिया था कि ये टर्म्स हमारी मैथ्यू आर्नोल्ड ने दी थी, इनका क्या मीनिंग होता है। आई विल नॉट रिपीट दैट अगेन। इफ यू वांट टू रिवाइज द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स देन यू कैन वॉच द प्रीवियस टू वीडियोस ऑफ द सीरीज। ओके, आज की क्लास में हम इंस्केप से स्टार्ट करेंगे। ये इंस्केप एंड इंस्ट्रेस क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे। देखो, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स जो है इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड ये कॉन्सेप्ट्स को दिया था GM हॉपकिंस ने, जो कि विक्टोरियन पोएट है। ओके, अब इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है देखो, बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। मान लो एक फ्लावर है ना। अब जैसे मैंने फ्लावर वर्ड बोला तो आप लोगों के दिमाग में शायद एकदम से रोज आ सकता है या फिर कोई भी और फ्लावर आया होगा। वो क्यों आया होगा? क्योंकि उसका कुछ एक ऐसा स्पेशल फीचर होगा जो आपके माइंड में स्टक है। मान लो जैसे मैंने फ्लावर बोला तो मेरे दिमाग में क्या आया, एकदम से रोज आ गया, क्योंकि मुझे रोज की जो स्मेल होती है, उसका जो लुक है ना, वो बहुत यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है। तो वो मेरे दिमाग में स्टक हो गया। इसी चीज को हम इंस्केप बोलते हैं। मतलब डिस्टिंक्टिव इनर नेचर और एसेंस ऑफ अ थिंग। किसी भी चीज का जो उसका इनर फीचर है, उसका नेचर है, जो उसे बाकी सारी चीजों से यूनिक बनाता है। तो रोज के अंदर वो क्या क्या क्वालिटीज है जो उसे बाकी सब चीजों से यूनिक बनाती है, इसी को हम इंस्केप बोलते हैं। ठीक है, तो इंस्केप समझ में आ गया आपको? कोई भी ऐसा पैटर्न, ऐसा डिजाइन, डीप आइडेंटिटी जो हम एज्यूम करते हैं कि भाई भगवान ने उस चीज को ना ऐसा बहुत यूनिक बनाया है। अब ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स या ऐसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ही नहीं लागू होता है, ये इंसानों पे भी लागू होता है। बहुत सारे लोग अलग अलग होते हैं जिनसे आपको एक अलग वाइब आती है ना। चाहे कोई किसी के बोलने का तरीका हो या कोई लुक्स हो या फिर उसका कोई कल्चर हो, है ना, उसकी कोई आइडियोलॉजी हो जो उस इंसान को बाकी सब लोगों से अलग बनाती है। इसी को हम इंस्केप बोलते हैं। अब ये जो इंस्ट्रेस वर्ड है ये इसी से जुड़ा हुआ है। इंस्ट्रेस वो फोर्स, वो एनर्जी हो गई जिसकी वजह से जो आदमी है, जो इंसान है, वो उस डिफरेंट चीज को, क्वालिटी को परसीव कर पाता है। ठीक है, मतलब इंस्केप को परसीव कर पाता है। मान लो जो रोज है उसका एक लुक है, बहुत ही यूनिक सा, डिफरेंट सा लुक है। अब मैं उसे देख रही हूँ तो उसकी वजह से मैं उस रोज को परसीव कर पा रही हूँ, उसका जो लुक है। अगर मैं उसे सूंघ रही हूँ तो उसकी जो स्मेल है उसे परसीव कर पा रही हूँ। इसे हम इंस्ट्रेस बोलते हैं। ओके, द फोर्स और एनर्जी दैट अलाउज द व्यूअर टू परसीव द इंस्केप। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, मान लो आप किसी रोज को देख रहे हो, किसी फ्लावर को देख रहे हो, तो आपको वो फ्लावर बहुत यूनिक या डिफरेंट नजर आ रहा है। तो जो आपकी साइट हो गई ना, वो आपके लिए इंस्ट्रेस हो गई। एंड जो उस रोज का लुक हो गया वो इंस्केप हो गया, क्योंकि जो उसका लुक है वो उसे सबसे ज्यादा यूनिक, सबसे ज्यादा डिफरेंट बनाता है। आई होप दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू नाउ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये एक जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर हिजनबर्ग ने दिया था 1927 में। इसका मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी पार्टिकल, उसकी पोजीशन एंड उसका मोमेंटम, मतलब पोजीशन एंड उसकी स्पीड जानना, दोनों चीजों को एक साथ जानना इम्पॉसिबल हो सकता है। क्यों इम्पॉसिबल है भाई? देखो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत ही हाई स्पीड में इधर उधर मूव करता रहता है। तो उसके आप पोजीशन एंड मतलब एक्यूरेटली ये कैसे बताओगे कि वो एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर मोमेंट पे यहाँ पे होगा? क्योंकि वो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, तो आपको पहले उसकी स्पीड पता करनी पड़ेगी, फिर उसकी लोकेशन पता करनी पड़ेगी। तो जितना प्रिसाइजली आप एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या मूवमेंट पता कर पाओगे, उतना ही आप दूर हो जाओगे किसी और इलेक्ट्रॉन या किसी और पार्टिकल की पोजीशन से। ओके, तो यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है कि भाई जितना हम पास आएंगे किसी एक चीज के मोमेंटम या फिर उसकी पोजीशन के, उतना ही दूर चले जाएंगे किसी और चीज के पोजीशन या मोमेंटम से।
एंड इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू नो बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम। मतलब किसी भी चीज का पोजीशन एंड मोमेंटम जानना, किसी पार्टिकल का स्पेशली, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ओके ये हमारा साइंस का कॉन्सेप्ट है एक तरीके से। नेक्स्ट इज प्रोलिफिक्स एंड डिवारर्स। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा दिया था विलियम ब्लेक ने। इनकी जो ये बुक थी द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, उसके अंदर ये दो कॉन्सेप्ट दिए थे। तो ये दोनों ही है ना अपोजिट कॉन्सेप्ट है। प्रोलिफिक्स वो होते हैं जो मतलब क्रिएट कर सकते हैं, मतलब क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी, एक्सपेंशन। ओके एंड डिवाउरर्स क्या होता है, इसका अपोजिट वर्ड है ये, जो कि रेस्ट्रिक्शन, स्टेग्नेशन, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो वैसे तो ये जो वर्ड डिवाउरर्स है ना, इसका मीनिंग होता है जो बहुत ही ज्यादा फूडी होता है, जो खाना बहुत ज्यादा खाता है या फिर लग्जरी को बहुत ज्यादा मतलब इंजॉय करना चाहता है, मतलब मटेरियलिस्टिक इंसान होगा, बहुत ज्यादा यूज करना चाहता होगा। प्रोलिफिक वो होता है जो अपने आप से कुछ चीज क्रिएट करने में बिलीव करता है, मतलब एनर्जेटिक होगा है ना, और ज्यादा चीजें एक्सपेंड करने में बिलीव करेगा। डिवार्स इसका उल्टा हो जाता है, जो कंज्यूम करने में बिलीव करता है। प्रोलिफिक जो प्रोड्यूस करने में बिलीव करता है। तो आई होप आपको ये दोनों ही अपोजिट चीजें जो है अब समझ में आ गई हो। नेक्स्ट इज रन ऑन लाइन्स। देखो इसका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एंजॉयमेंट की तरह है, ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया था। एंजॉयमेंट मतलब क्या होता है कि जब आप एक पोएट्री लिख रहे हो ना, तो ज्यादातर पोएट्री में क्या होता है, आप सारी लाइंस ऑलमोस्ट सेम लेंथ की लिखते हो, है ना। बट कभी कभी जैसे आप फ्री वर्स लिख रहे हो, तो आप एक लाइन को लिखने के बाद उसको दूसरी लाइन में भी एक्सटेंड कर दिया, ये सेम लाइन ही यहाँ से यहाँ तक चले जा रही है, ये खत्म नहीं हुई, यहाँ पे कोई एंड नहीं आया इसमें। ठीक है, तो इसे हम रन ऑन लाइन से भी बोल सकते हैं या फिर एंजॉयमेंट भी बोल सकते हैं। सो इट अकर्स व्हेन अ सेंटेंस ऑफ फ्रेज कंटिन्यूज फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट अ पॉज और पंक्चुएशन मार्क। सिंपल, इसमें और कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा नहीं जानना आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लैंग एंड पेरोल। ये मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको समझाया हुआ है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखो लैंग को ऐसे समझो कि भाई एक लैंग्वेज का सिस्टम, ठीक है, रूल्स, उसमें जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, ये सारी चीजें लैंग के अंदर आ जाती है। अब कोई लैंग्वेज है, मान लो इंग्लिश लैंग्वेज हम ले लेते हैं, तो इंग्लिश में जितना भी आपको बोलने के लिए सारी चीजें याद करनी पड़ेगी कि भाई ये एक सिस्टम है, इसमें एक ग्रामर है, इसमें एक स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैंग। अब पेरोल होता है किसी इंडिविजुअल इंसान को उस लैंग्वेज को बोलने का तरीका। ठीक है, तो मतलब मान लो बहुत दो फ्रेंड है, एक जो है इंडिया के किसी डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करता है, मान लो साउथ इंडिया का है, और एक जो है नॉर्थ ईस्टर्न है। तो इन दोनों लोगों के इंग्लिश बोलने का स्टाइल बहुत डिफरेंट डिफरेंट होगा, इनका एक्सेंट अलग होगा, क्योंकि इनकी भाषा पे फर्स्ट लैंग्वेज का भी कुछ ना कुछ असर होगा, है ना। तो ये हमारा पेरोल हो जाएगा। लेकिन ये दोनों ही लोग, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न हो, साउथ इंडियन हो, या दुनिया का और किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, ये लैंग को फॉलो करेंगे, मतलब जो लैंग्वेज का रूल है, उसका जो सिस्टम है, उसे फॉलो करेंगे। बट इन दोनों ही लोगों का अपना एक इंडिविजुअल स्टाइल होगा उस लैंग्वेज को बोलने का, उनका अपना एक एक्सेंट होगा। ओके, सो लैंग रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, and payroll on the other hand refers to the individual speech acts, the actual use of language in real life situations. Okay, so I hope this part is clear to you now. अच्छा, क्लिनमैन देखो ये क्या होता है। क्लिनमैन इज डिफाइंड बाय हेरोल्ड ब्लूम। तो ये टर्म किसने दी थी हमें, क्लिमन हेरोल्ड ब्लूम ने। ये एक तरह से रिलेटेड है, जब एक पोएट अपने किसी पुराने पोएट का वर्क, ठीक है, अपने स्टाइल से थोड़ा सा मतलब मिस इंटरप्रेट करता है, या फिर डिफरेंट तरीके से उसको लिखने की कोशिश करता है, उसमें कुछ डिफरेंट आइडिया देने की कोशिश करता है। इस चीज को हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बोलते हैं क्लिनमेन। ओके, इसे पोएटिक मिस रीडिंग भी बोलते हैं हम। तो इसका समझ लो, इट्स अ वे फॉर द न्यू पोएट टू एस्टेब्लिश देयर ओन ओरिजिनलिटी एंड वॉइस बाय सटली करेक्टिंग और कंप्लीटिंग द वर्क ऑफ देयर प्रीडिसेसर। इसका मतलब होता है जो आपके पुराने पोएट्स हो जाते हैं। प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है, आपके जो भी पुराने पोएट्स है, मतलब उनसे जो पहले आए, मान लो आपका जो टी.एस. इलियट है, इनसे पहले आपके पोएट्स आ गए जॉन डन। ठीक है, जॉन डन आ गए। तो
इन्होंने टीएस इलियट ने भी थोड़ा सा मेटाफिजिकल काम करने की कोशिश की, बट जॉन डन को तो हम जानते हैं कि भाई ये तो एक तरह से फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री जाने जाते हैं। तो टीएस इलियट जब अपना खुद का उसमें कुछ नया यूनिकनेस डालेंगे जॉन डन के किसी प्रीवियस वर्क में, तो इस सिचुएशन को हम क्लिनामेन बोल देंगे, क्लिनामेन। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट टर्म इज ग्लोकलाइजेशन। ग्लोकलाइजेशन हमारा टर्म दिया था सोशियोलॉजिस्ट रोलैंड रॉबर्टसन ने। ठीक है, इसका मतलब होता है जब आप ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन को एक साथ मिला दो। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन, देखो ये दो वर्ड से मिलके बना है, ग्लोबल एंड लोकल। ओके, अब इसका लिटरेचर में क्या मीनिंग होता है, जब जो कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं ना आपके, उसमें दोनों चीज़ों के कहीं ना कहीं हमें रेफरेंसेस मिलते हैं, लोकल कल्चर का भी एंड ग्लोबल कल्चर का भी। फॉर एग्जांपल, आप अभी जो सेकेंड ईयर जो सिटीज़ होती है उनमें चले जाओ, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपनी सिटी को और ज़्यादा मॉडर्न बनाने के चक्कर में थोड़ा सा ग्लोबल जो स्टाइल्स होते हैं उनको अडेप्ट करने लग जाते हैं, चाहे वो क्यूजीन्स हो, चाहे वो आपके घर के इंटीरियर्स हो, चाहे वो ड्रेसिंग स्टाइल हो या बोलने के स्टाइल हो, वो सब रखते हैं। प्लस एट द सेम टाइम वो जो उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है, जिन रूट से वो बिलोंग करते हैं, वो उनको भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो उनके घर के अंदर ही मान लो आपने उन्होंने घर डिजाइन करवाया है नया, उस घर के अंदर कुछ एकदम मॉडर्न स्टाइल ग्लोबल लेवल पे जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले स्टाइल्स है वो रख लेंगे, और दूसरी तरफ अपने घर में जैसे वो गांव में बिल्कुल लोकल एरियाज में जो स्टाइल्स देखते थे जो उनके उस जगह के हिसाब से बहुत ही अप्रोप्रिएट है, उन चीजों को रख लेंगे। तो इसे हम ग्लोकलाइजेशन बोल देते हैं लिटरेचर में। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द एग्जाम्पल। नेक्स्ट टर्म इज द मीडियम इज द मैसेज। ये फ्रेज है एक तरह का जो जिसको दिया था मार्शल मैकलुहान ने। ओके, ये बोलते हैं कि भाई मैसेज जो है, जो मीडियम है ना वही एक तरह का मैसेज है। इनका कहने का मतलब है कि भाई जैसे आपने एक नॉवल लिखी, ठीक है, उसमें एक आपने स्टोरी बताई एंड उस स्टोरी में आपने कुछ मतलब मैसेज दिया, तो जो नॉवल आपने लिखी है ना ये क्या हो गया, एक मीडियम हो गया। अब सेम स्टोरी आपने एक प्ले के थ्रू भी बताई, सेम स्टोरी आपने एक नॉर्मल नरेशन जो होती है ना, हम ऐसे वर्बली किसी फ्रेंड को स्टोरी सुना देते हैं वैसे करके बता दी। ओके, और सेम स्टोरी आपने पोम के थ्रू सुनाई। अब ये देखो कितने सारे मीडियम्स हो गए इसमें, नॉवल हो गया, पोम हो गया, प्ले हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, है ना। तो ये मैक ल्यूहान बोलते हैं कि भाई जो मीडियम है ना वही मैसेज है। तो अगर आप नॉवल के थ्रू आप कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि जो आपके रीडर्स है वो उसे बहुत इन डेप्थ में पढ़े, है ना। मतलब एक आप नॉवल है कम से कम 7-8 दिन लगा के अगर लगातार पढ़ रहे हो तो खत्म होता है, तो 7-8 दिनों में आपके दिमाग में वो बस जाता है मैसेज। ठीक है, ऐसे ही अगर आप किसी को स्टोरी सुना रहे हो तो वो आप आधे घंटे में भी खत्म कर सकते हो, 10 मिनट में भी खत्म कर सकते हो। प्ले है वो आपका 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, जो इंसान देख करके परसीव करेगा, है ना। पोम है उसमें काफी सारे ऐसे एलिगोरिकल रेफरेंसेस होते हैं, फिर उसमें काफी सारे ऐसे स्टाइल्स होते हैं, तो इंसान को एक अलग लेवल का जो है अच्छा लगेगा कि हाँ भाई पोम के थ्रू उसे उसने एक स्टोरी पढ़ी है जिसका अलग इफेक्ट होगा, नॉवल का अलग इफेक्ट होगा। तो ये मैक्लुहान बोलते हैं कि जो मीडियम है ना वो भी एक तरह का मैसेज ही है, कि आप किस तरीके से अपना मैसेज डिलीवर करना चाहते हो। Okay, so I hope this point is clear. So the medium is the message. It suggests that the form of communication itself has a greater impact on how a message is perceived than the actual content being conveyed. मतलब जो मैसेज है वो किस तरीके से कन्वे किए जा रहा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है through instead of the actual message that is given to the reader or the viewer. Okay. सो नेक्स्ट वर्ड इज मल्टी एक्सेंचुअलिटी। ये टर्म दी थी हमारे मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट वैलेंटीन वोलोशिनोव ने,
ये कहते हैं कि भाई किसी भी वर्ड का, किसी भी साइन का कोई सिंगल मीनिंग नहीं होता, कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता। रेदर ये चेंज होते रहते हैं सोशली, हिस्टोरिकली एंड आइडियोलॉजिकल कंटेक्स्ट के हिसाब से। इनफैक्ट जब ये एक आप लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन में जाओगे ना, तो वहाँ पे भी सेम वर्ड के आपको डिफरेंट मीनिंग्स दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, बिकॉज ऑफ देयर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो इसको समझने का एक आसान तरीका है, इस वर्ड को देखो आप। सबसे पहले तो मल्टी का मतलब आपको पता है, बहुत सारे है ना। एक्सेंट, तो आपको इसमें से ये वर्ड पकड़ना है, एक्सेंट। तो जब डिफरेंट एक्सेंट होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। मान लो हमारे यहाँ इंडिया में हम एक वर्ड यूज करते हैं शैतान, सेम वर्ड इंग्लिश में भी यूज होता है सैटन, ऐसे बोल के, है ना, सैटन, सैटन लिखते हैं उसको। अब ये काफी हद तक सिमिलर वर्ड्स है, लेकिन इनको बोलने का तरीका, लिखने का तरीका अलग होता है। एंड ये भी हो सकता है कि जो वर्ड, जो मीनिंग हम परसीव करते हैं इस वर्ड शैतान का, हो सकता है सेम एग्जैक्ट 100% मीनिंग जो किसी और मतलब किसी कंट्री के, किसी और कंट्री के किसी और लोकेशन में लोग रह रहे होंगे, वो एग्जैक्ट 100% सेम मीनिंग परसीव ना करे इसका। इसी को हम मल्टी एक्सेंचुअलिटी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ वर्ड होता है कर्मा, ठीक है, हम इसे डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। तो कोई यूके का सिटीजन इसी वर्ड को डिफरेंट तरीके से बोल सकता है, एंड इनफैक्ट इसका एक अपना अलग ही मीनिंग जो है परसीव कर सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टी एक्सेंचुअलिटी, कि एक वर्ड का या एक साइन का जो मीनिंग है वो फिक्स्ड नहीं होता। एंड वो किस 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 चीज से शेप होता है, सोशल, हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल कंटेक्स्ट से। ओके, नेक्स्ट टर्म इज पैरा लैंग्वेज। देखो हमने सिमिलरली एक और टर्म पढ़ा था, पैरा टेक्स्ट। अगर आप लोगों को याद होगा, पैरा टेक्स्ट मैंने बताया था ना कि जो मेन टेक्स्ट है उसको छोड़ के उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं उनसे भी उस टेक्स्ट का जो है मीनिंग डिराइव होता है। सेम ऐसे ही चीज हम पैरा लैंग्वेज में भी देखते हैं। मतलब हम जो वर्ड बोल रहे हैं, वर्बली जो चीज बोल रहे हैं ना, उसके अलावा जो नॉन वर्बल एलिमेंट्स है वो भी हमारा जो मीनिंग है वो कन्वे करती है। ठीक है, नॉन वर्बल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कन्वेड थ्रू वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज, एडिंग लेयर्स ऑफ मीनिंग टू रिटन और स्पोकन वर्ड्स। मतलब मान लो मैं आप लोगों से, अगर आप मुझे देख रहे होगे तो मैं आप लोगों से बोलूं कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, बट ये चीज जो मैं बोलूं, तो मैं उस टाइम पे अपना सर है ना ऊपर नीचे हिलाऊं, मतलब नॉड करूं कि करना चाहिए ऐसे, लेकिन मेरे मुंह पे क्या है कि नहीं करना चाहिए। तो अब आप लोगों के सामने ये जो मीनिंग होगा ना, ये क्लियर कट ये नहीं होगा कि नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप मेरे जो मैंने जस्चर किया अपने हेड को ऊपर नीचे नॉड करके, आप उसको ज्यादा एक्सेप्ट करो, कि आप सोचो कि वर्ड्स पे ना जाके ना जो मैम ने बॉडीली जस्चर दिया है उसको ज्यादा एक्चुअल मीनिंग समझो। ठीक है, इस चीज को हम पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। जब जो हमारे नॉन वर्बल एलिमेंट्स है वो मीनिंग में एक अपनी अलग लेयर ऐड कर दे, ठीक है, जिससे जो एक्चुअल वर्बल मीनिंग है वो चेंज हो जाए या उसके ऊपर कोई असर डाल दे। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है, टोन, पिच, पेस, पॉजेस, ठीक है, या फिर हैंड जेस्चर्स या बॉडी जेस्चर्स, काफी सारी चीजें, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड ऑल द थिंग्स। चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। ये हमारा कॉन्सेप्ट दिया था लिंग्विस्टिक नॉन चॉम्स्की ने, बहुत ही फेमस पर्सन है ये। ठीक है, ये बोलते हैं कि भाई कॉम्पिटेंस मतलब होता है जो इंडिविजुअल अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी समझ से लैंग्वेज का जो मीनिंग निकालता है। ओके, वो किससे डिफरेंट होती है, वो जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड, उस लैंग्वेज का जो रियल मीनिंग होता है ना, मतलब इस पूरी दुनिया में एक होता है रियल मीनिंग, एंड एक होता है जो इंसान का खुद का बनाया हुआ मीनिंग होता है। मतलब आपने सोच, मान लो 10 लोगों से एक कॉन्सेप्ट समझा, अब वो 10 लोगों का कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें कॉमन थी, कुछ कुछ चीजें उनकी खुद की ऐड की गई थी। अब इतने सारे लोगों से आपने इतना एक कॉन्सेप्ट बार बार समझा, तो आपके दिमाग में एक अपना अलग ही कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया, जो कि किससे डिफरेंट होगा, जो रियल वर्ल्ड मीनिंग होगा, जो एक्चुअल मीनिंग होगा उससे थोड़ा सा अलग होगा।
तो जो आपका मीनिंग होगा इंडिविजुअल अपनी नॉलेज के हिसाब से बनाया हुआ होगा उसे कंपिटेंस बोलेंगे, एंड जो वर्ड का रियल मीनिंग होगा उसे हम परफॉर्मेंस बोलेंगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट इज सिम्योटिक्स। देखो सिम्योटिक्स होता है टू स्टडी द इंटरप्रिटेशन, मतलब कि किसी भी चीज का मीनिंग कैसे बन रहा है, मीनिंग कहाँ से निकल रहा है, क्यों उसका यही मीनिंग है, कुछ और मीनिंग क्यों नहीं है, इस चीज की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, सिम्योटिक्स। ओके, एंड इसके अंदर क्या आ जाते हैं, हमारे साइंस आते हैं कि साइंस को समझना कि इस साइन का यही मीनिंग क्यों है एंड किस तरीके से ये मीनिंग डिराइव हुआ है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज ऑरा। ऑरा इज पॉपुलराइज्ड बाय वॉल्टर बेंजामिन, ठीक है, जो कि हमारे जर्मन फिलोसोफर थे। अच्छा, जो हम रियल इंग्लिश में हमारा ये वर्ड ऑरा यूज करते हैं ना, ये वहीं से लिया गया है, वही इसका मीनिंग है कि भाई किसी इंसान का अपना एक ऑरा हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का अपना ऑरा हो सकता है। तो जो मान लो ये पेंटिंग है मोनालिसा की, ये जब किसी म्यूजियम में, ये जो लुव्रे म्यूजियम है इसके अंदर रखी गई है, तो ज्यादातर लोग इस म्यूजियम में जाके इस मोनालिसा पेंटिंग को देखना पसंद करेंगे क्योंकि इसका अपना ऑरा है, इसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है बहुत बड़ी, है ना, इसकी अपनी एक वैल्यू है, एक ओरिजिनलिटी है, एक यूनिकनेस है। अगर आप इसकी कॉपी बना के मान लो किसी और रैंडम म्यूजियम में रख दो तो वहां पे लोग इसे देख के इतना ऑ फील नहीं करेंगे, हालांकि हो सकता है ये बिल्कुल 100% सिमिलर हो बट ओरिजिनल नहीं होगी। तो जो ओरिजिनल का ऑरा होता है ना वो अलग ही होता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट किस में दिया गया था, द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, 1936 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। देखो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो ज्यादातर ऐसे पूछ लिए जाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है, कौन सी बुक में दिया है, कौन से ईयर में दिया है, एंड बहुत रेयर चांसेस है कि इसका मीनिंग भी पूछ ले आपसे। ज्यादातर आपसे इस तरह के फैक्चुअल डिटेल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एक्टेंट। एक्टेंट ये हमारा दिया था स्ट्रक्चरलिस्ट नरेटिव थ्योरी के अंदर आता है, अल्गिरदास ग्रीमेस, ये फ्रेंच लिथुएनियन थ्योरिस्ट थे, इन्होंने दिया था। तो एक्टेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारा कैरेक्टर होता है ना, हम ऐसे एक कैरेक्टर को बोल देते हैं कि भाई ये जो कैरेक्टर है ना ये चोर है, ही इज अ थीफ, ठीक है, एंड फिर एक कैरेक्टर को बोल देते हैं कि ये तो पुलिसमैन है। अब हम इस दोनों कैरेक्टर्स का ऑक्यूपेशन सुनते हैं, ठीक है, एक कैरेक्टर है, एक चोर है, एक पुलिस है, ऑक्यूपेशन हमने समझ लिया, लेकिन क्या हमें ये पता होता है कि जो ये चोर है क्या वाकई में यही इसके अंदर विलेन का रोल प्ले कर रहा है, जो पुलिसमैन है क्या वाकई में वही हीरो है? ऐसा हम 100% नहीं बोल सकते ना, हो सकता है जो चोर है वो ज्यादा ईमानदार है, ज्यादा अच्छा इंसान है, किसी मजबूरी में चोरी कर रहा है, लेकिन जो पुलिस वाला है वो करप्ट है, वो अत्याचार करता है लोगों के ऊपर, तो वो एक्चुअल में विलन हो गया। तो एक्टेंट होता है जो रोल और फंक्शन बताता है एक नैरेटिव स्ट्रक्चर के अंदर। बेसिकली कौन तो सब्जेक्ट होगा, कौन ऑब्जेक्ट होगा, कौन सेंडर होगा, कौन रिसीवर होगा, कौन हेल्पर होगा, कौन ओपोनेंट होगा, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो एक फेरी टेल है जिसके अंदर एक हीरो है, ठीक है, अब ये हीरो कोई भी ऑक्यूपेशन वाला हो सकता है, कोई भी जानवर भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक हीरो हो सकता है ना एक स्टोरी के अंदर, तो ये एक्टेंट हो गया। अब जैसे एक हीरो हो सकता है, ऐसे एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है कि उस जो ये हीरो है इसे अपनी प्रिंसेस चाहिए, या फिर इसे अपना राज्य चाहिए, या फिर इसे जो है गोल्ड चाहिए, या फिर इसे कोई बहुत स्पेशल ऑब्जेक्ट चाहिए जो इसे पावर देगा, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो। ठीक है, तो जो हमारे एक्टेंट होते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि कोई कैरेक्टर ही होंगे स्पेसिफिकली, ये एक स्टोरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जितना डिफरेंट डिफरेंट रोल्स मिलते हैं एक स्टोरी के अंदर किसी को, इसमें एक स्टोरी में हमारा विलन हो सकता है, एक स्टोरी में हमारा कोई हेल्पर हो सकता है ना, तो ये रोल्स कौन और कैसे प्ले कर रहे हैं इसी को हम एक्टेंट बोलते हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नरेटी। नरेटी क्या होता है भाई, देखो जो नरेशन होता है उसके अंदर एक जो इंसान नरेट कर रहा है अपनी स्टोरी, ये ऑथर डायरेक्टली भी हो सकता है, ऑमनिसेंट नरेशन हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी है, ये किसी को तो नरेट कर रहा है ना स्टोरी,
तो जो वो लिसनर है ना, उससे किस तरीके से ये बात कर रहा है कि मतलब मान लो जो नरेटर है वो बार बार बोलता है, तो तुम मेरी बात को ऐसे समझो कि ये इंसान यहाँ गया वहां गया, जैसे इसके सामने कोई इंसान बैठा है और उसे स्टोरी सुना रहा है ना। ये नरेटर बुक में एक नॉवल है, उसके अंदर एक नरेटर है, वो एज्यूम्ड लिसनर कौन है एक्चुअली, हम ही तो है जो रीडर होंगे उसके, लेकिन उसमें नरेटी बना देते हैं हमें, हम जो है एक तरह से क्या हो जाते हैं, नरेटी हो जाते हैं, जो इमेजिन्ड ऑडियंस होती है विद इन द टेक्स्ट। तो जो नरेटर है वो बोल रहा किससे होता है, ऑडियंस से बोल रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि मेरी एक ऑडियंस है सामने बैठी है मेरे, एंड मैं उससे बात कर रहा हूँ। जैसे एक प्ले के अंदर जो नरेटर होता है वो डायरेक्टली ऑडियंस को जो है इंटरेक्ट कर लेता है, मतलब ऑडियंस उससे पलट के बात नहीं कर सकती, लेकिन नरेटर बात करता है उनसे। सेम ऐसे ही एक नॉवल के अंदर भी जो इमेजिन्ड ऑडियंस होती है, जो दिखाई नहीं देती बट होती है, मतलब जो हम रीडर्स होंगे हम ही तो उसकी ऑडियंस होंगे ना। तो जो नरेटर जिससे बात कर रहा है, इमेजिन्ड ऑडियंस होती है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, नरेटी बोलते हैं। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट इज डी फेमिलियराइजेशन। इसका मतलब होता है कि भाई किसी एक कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से लिखो कि वो थोड़ा सा डिफरेंट या फिर यूनिक स्टाइल दे दो उसको। तो ये कॉन्सेप्ट रशियन फॉर्मलिज्म के अंदर था, ठीक है, एंड ये किसने फेमस किया था, विक्टर श्लोवस्की। ओके, इट मीन्स टू मेक फेमिलियर थिंग्स स्ट्रेंज। ओके, अनफेमिलियर बनाना है। जैसे हम मान लो, ये एग्जांपल मैंने कई बार दिया है, इट इज रेनिंग हैविली, इट इज रेनिंग हैविली, ये बोलना है आपको। अब आप ये सेम बात ये ना बोल के बोल दो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। या फिर बोल दो, अगर बोलना है आपको कि इट इज रेनिंग, तो बोल दो द द स्काई वेप्ट, ये बोल दो। तो ये आपने एक डिफरेंट तरीके से सेम बात बोल दी, तो डीफेमिलियराइज कर दिया, मतलब लोग जो है फेमिलियर किससे होंगे, जो बहुत ऑर्डिनरी टेक्स्ट होगा, जो कोई भी इंसान बोल सकता होगा, लेकिन अब आपको उसे डीफेमिलियराइज करना है, मतलब कुछ डिफरेंट बोलना है उसकी जगह पे। तो वो कैसे बोलोगे, जब आपको थोड़ा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा, कुछ अपोजिट सोचना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फोर ग्राउंडिंग। फोर ग्राउंडिंग भी मतलब होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को बहुत ही ज्यादा हाई मतलब इमोशनल उसमें वो वैल्यू डाल दो, मतलब एस्थेटिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बना दो, उसे ऑर्डिनरी से अनऑर्डिनरी बना दो, ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दो। तो इस चीज को हम फोर ग्राउंडिंग बोलते हैं, फोर ग्राउंडिंग। तो ये एक तरह का लिटरेरी लिंग्विस्टिक के अंदर आता है, जो कि हमारा किसने दिया था, जैन मिकरेस्की। ये प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, सॉरी डिफिकल्ट है। रोमन जैकबसन ने, ठीक है, ये दो लोगों के नाम याद आपको करने हैं, जैन मिकरोस्की एंड रोमन जैकबसन, ये आपको याद करने हैं। ओके, कि भाई किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बनाना है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फोरग्राउंडिंग। तो foregrounding makes the reader notice and reflect, often heightening emotional or aesthetic impact. I hope this is clear. Next concept is meta language. मेटा लैंग्वेज क्या हो जाती है भाई, जब हम एक लैंग्वेज का यूज करते हैं दूसरी लैंग्वेज के बारे में सीखने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने हिंदी का यूज करा आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, इंग्लिश की लैंग्वेज सिखाने के लिए, या उसका सॉरी इंग्लिश के बारे रूल सिखाने के लिए, उसकी ग्रामर सिखाने के लिए, उसकी वोकेबलरी सिखाने के लिए कौन सी भाषा का यूज़ किया मैंने, हिंदी। तो इसी को हम मेटा लैंग्वेज बोल देते हैं। सो मेटा लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज यूज टू डिस्कस और डिस्क्राइब अनदर लैंग्वेज और सिस्टम। Okay, I hope it is clear. So we can also call it a language about language. ओके, नेक्स्ट इज लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी होता है जब एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो बैट लिखा हुआ है, अब आपको पता है बैट का मतलब हमारा जो क्रिकेट वाला बैट होता है वो भी होता है, और एक जो बर्ड होती है हमारी, है ना, जो ऐसे उल्टा लटके रहता है, उसे भी हम बैट बोलते हैं। एंड इसी का अपोजिट स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी क्या हो जाता है, जब एक सेंटेंस के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। ओके, एक सेंटेंस के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, सेम इसी तरीके से।
ओके, नेक्स्ट टर्म इज सरफेस स्ट्रक्चर। देखो इस सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर के अंदर ना आपको स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी का एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी क्या होती है, जब एक सेंटेंस के मल्टीपल मीनिंग्स निकल सकते हैं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकती है। तो इस सेंटेंस को देखो, द बॉय सॉ द मैन विद द टेलीस्कोप, इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं। अब उन्हीं दो डिफरेंट मीनिंग को हम सरफेस स्ट्रक्चर भी बोलेंगे एंड डीप स्ट्रक्चर। ओके, तो सरफेस स्ट्रक्चर होता है जब आपने एक सेंटेंस पहली बार पढ़ा एंड उसको पढ़ने के बाद वो जो वर्ड्स इस हिसाब से लिखे गए कि उसका सबके लिए ना एक सा मीनिंग निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी को ये पढ़ के क्या लगा होगा कि द बॉय यूज्ड अ टेलीस्कोप टू सी द मैन, द बॉय सॉ द मैन विद द टेलीस्कोप, है ना। तो ये क्या है आपका मेन सरफेस स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके डीप स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं, इसके डीप स्ट्रक्चर्स ये दोनों मीनिंग हो सकते हैं कि मतलब द बॉय सॉ अ मैन हु हैड अ टेलीस्कोप, ये भी इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। तो सरफेस स्ट्रक्चर मतलब हो गया जो पढ़ने के बाद जिसको सरफेस लेवल पे आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, कि उसका ऊपर से ग्रामेटिकली मीनिंग आपके लिए क्या बन रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, सरफेस स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर उसके डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। तो और क्या डीप स्ट्रक्चर हो सकता है, ये तो ये बोल सकते हैं कि एक लड़के ने एक आदमी को देखा टेलीस्कोप का यूज करके, एंड दूसरा मीनिंग निकलेगा, एक लड़के ने एक आदमी को देखा जिसके पास टेलीस्कोप था। द बॉय सॉ द मैन विद द टेलीस्कोप। अब ये विद द टेलीस्कोप ये आदमी भी हो सकता है एंड ये बॉय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका डीप स्ट्रक्चर हो गया। तो surface structure is the same, the words used, but deep structure the meanings are different. I hope it is clear. And देखो ये जो terms है ना दोनों, surface structure and deep structure, ये दोनों ही concepts नॉम चॉम्स्की ने दिए थे अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर थ्योरी के अंदर। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एपिक थिएटर। एपिक थिएटर हमारा बर्टोल्ट ब्रैकेट ने कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें वो बोलते हैं कि भाई जो थिएटर होना चाहिए ना वो लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनली कनेक्ट ना करके उन्हें रैशनली मतलब सोचने के ऊपर मजबूर करे। तो वो है ना, ज़्यादा कैरेक्टर्स से लोग इतना जुड़े ना, ज़्यादा स्टोरीज से जुड़े ना, बल्कि बैक ऑफ द माइंड उस स्टोरी में जो लेसन दिया जा रहा है, जो मैसेज दे रहा है ना, उसे कैच करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप इमोशनली एक एक कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा जुड़ गए तो आप स्टोरी को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मतलब आप जो है जो डीप रूटेड उसमें मीनिंग बताया जा रहा है ना प्ले के अंदर, वो नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए इसमें फोर्थ वॉल का यूज़ किया जाता है, जिससे कि बीच बीच में कनेक्शन स्टोरी से तोड़ के, जो प्ले चल रहा है उससे तोड़ के, डायरेक्ट नरेटर जो है किसके साथ कनेक्शन बनाता है, ऑडियंस के साथ। एंड ये नरेटर ही नहीं, कोई कैरेक्टर भी हो सकता है। मान लो एक मेन कैरेक्टर है जो अपना डायलॉग बोल रहा है और डायलॉग बोलते बोलते बीच में से एकदम से रुक गया और ऑडियंस से बात करने लग गया, और ऑडियंस को कुछ ना कुछ बता रहा है कि देखो मैं इसे ना ये इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है ये इंसान ना डीपली ऐसा है, लेकिन मैं मेरे सामने ये ऐसा अपीयर कर रहा है। तो ऑडियंस ना एकदम से जो स्टोरी चल रही थी उससे बाहर आ जाएगी और उसे पता चल जाएगा, अरे ये तो हम प्ले देख रहे हैं, वो उसके अंदर इतना ज्यादा डीपली ना घुसेगी नहीं। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंसिंग इफेक्ट। मतलब ऑडियंस को आप एकदम से स्टोरी से बाहर निकालिए, डिस्कनेक्ट करिए उन्हें, ताकि वो एनालिटिकली सोच सके, रैशनली सोच सके, एंड ज्यादा जो है इमोशनली स्टोरी के अंदर घुसे ना। ओके, दिस इज एपिक थिएटर। तो ये एक तरह की थिएट्रिकल मूवमेंट भी थी जो हमारी बर्टोल्ट ब्रिकेट ने लाई थी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जेनोटेक्स्ट, एंड इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी है, फिनोटेक्स्ट। देखो जेनोटेक्स्ट का मतलब होता है जब डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस किसी मीनिंग को बनाने में हेल्प करती है। ओके, एंड फिनोटेक्स्ट होता है जब एग्जैक्ट आपके पास जो लैंग्वेज है, सिस्टम है, साइन है, वो दी गई है। अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको मैं और इजी वे में समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। आप लैंग्वेज को समझ लीजिए एक तरह की पोम है। ठीक है, लैंग्वेज क्या है हमारी, एक तरह की पोम। अब वो जो लैंग्वेज के अंदर वो जो पोम है ना, उसके अंदर जो आइडियाज आ रहे हैं,
वो किस हिसाब से आ रहे हैं, क्या चीज़ उन आइडियाज़ को ला रही है। तो जो पोएट का इमोशनल स्टेट होगा, अगर पोएट जो है बहुत खुश होगा तो वो अच्छे वाले खुशी वाले आइडियाज़ लिखेगा, अगर वो सैड होगा तो सैड वाले आइडियाज़ उसके दिमाग में आएंगे। तो उसकी रिदम भी ऐसी होगी, उसकी साउंड भी ऐसी होगी, उसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स भी इसी तरह के होंगे। तो ये हो गया हमारा जेनोटेक्स्ट। तो लैंग्वेज में भी जो चीज़ें आई है ना, जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, जेनोटेक्स्ट। ओके, तो अगर इसकी आप डेफिनेशन देखोगे तो जेनोटेक्स्ट रेफर्स टू द डायनेमिक अंडरलाइंग प्रोसेसेस एंड फोर्स दैट जनरेट लैंग्वेज एंड मीनिंग। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करके देखो इस एग्जाम्पल से कि भाई क्या फोर्स थी, क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये जो पोम में ये सारी चीजें डली गई, पोएट का इमोशनल स्टेट, है ना। चलो अभी फिनोटेक्स्ट क्या हो गया, जो एक्चुअल वर्ड्स यूज किए गए हैं उसमें, जो लाइंस यूज की गई है, जो स्टेंजाज यूज किए गए हैं, तो जो लैंग्वेज के अंदर एक्चुअल वर्ड्स होते हैं कि उन वर्ड्स को हम किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, है ना, जो किस तरीके से लिखेंगे, उन्हें हम फिनोटेक्स्ट बोलते हैं। एंड जेनोटेक्स्ट कि वो वर्ड्स आए कैसे हैं, वो डिराइव कैसे हुए, उनका मीनिंग किस हिसाब से बना है, तो क्या उसके पीछे रीजंस थे, इसको हम जेनोटेक्स्ट बोलते हैं। एंड ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स किसने दिए हैं, जूलिया क्रिस्टेवा ने दिए हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज साइबॉर्ग। साइबॉर्ग का मतलब होता है जो आधा इंसान हो एंड आधी मशीन हो, इसे हम साइबॉर्ग बोलते हैं। तो ये एक तरह की बायोलॉजिकली बॉडी एनहेंस्ड विद मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट्स होती है। ठीक है, तो एक मूवी आई थी काफी टाइम पहले जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट भी था, बट ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली डोना हेरावा के बुक से लिया गया है, साइबॉर्ग मैनिफेस्टो, जो कि 1985 में आया है। ओके, तो यहाँ पे साइबॉर्ग जो है ना एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है, जो बाउंड्रीज को ब्रेक करता है, ह्यूमन एंड मशीन की बाउंड्रीज, मेल फीमेल की बाउंड्रीज, फिजिकल एंड डिजिटल की बाउंड्रीज, ओके, जेंडर एंड बॉडी की बाउंड्रीज, इन सबको ब्रेक करता है। तो ये टेक्नोलॉजिकल हाइब्रिडिटी हो जाती है। हाइब्रिड मतलब मिक्स कर देना दो चीजों को। ओके, साइबॉर्ग में क्या दो चीज मिक्स हो रही है, ह्यूमन एंड मशीन। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है आर्की एक्रीचर, जो कि हमारा दिया था जैक्विस डरीडा ने। अभी आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि जैक्विस डरीडा हमारे डी कंस्ट्रक्शन के एक तरह से की फिगर है ना। डी कंस्ट्रक्शन में वो क्या बोलते हैं कि भाई किसी भी चीज का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता, जितने भी सारे वर्ड्स है, सिंबल्स है, साइंस है, कोई फ्रेज है, उनका कोई फिक्स्ड मीनिंग है ही नहीं, वो कहीं ना कहीं से चलते हुए आ रहे हैं एंड हम बस एज्यूम कर लेते हैं कि हमें मीनिंग जो है पता चल गया। तो ये आर्की एक्रीचर, एक्रीचर में भी ना वो यही बोलते हैं। एक्रीचर मतलब होता है राइटिंग, ठीक है, एंड आर्की मतलब उससे पहले, मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल राइटिंग, सो नॉट रिटन इन द यूजुअल सेंस। तो बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट देते हैं ना लोग कि भाई स्पीच इज प्राइमरी एंड राइटिंग इज सेकेंडरी, ये उसको चैलेंज करते हैं कि भाई जब ये साइंस बने नहीं थे, जब ये स्पीच नहीं बनी थी, उससे पहले भी लोगों के पास कुछ ना कुछ मीनिंग हुआ करता होगा। ओके, ये उसकी बात करते हैं कि कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, आपकी ना स्पीच फिक्स्ड है ना आपकी राइटिंग फिक्स्ड है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। ओके, ये सारी चीजें कहाँ पे लाई करती है, इसका कोई वो ही नहीं है, मतलब कोई आप ऐसे पता लगा ही नहीं सकते कि क्या चीज एकदम फर्स्ट टाइम पे हुई, आप इतने हिस्ट्री में बैक में जा ही नहीं सकते। ओके, सो इसी को हम बोलते हैं आर्की एक्रीचर, मतलब अ डीपर फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट कम्स बिफोर स्पीच एंड राइटिंग एज वी नो इट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट इज हर्मेन्यूटिक सर्कल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हर्मेन्यूटिक सर्कल, जो कि दिया था फ्रेडरिच स्क्लेयर मार्कर ने। ओके, इसका मतलब क्या है देखो, हर्मेन्यूटिक सर्कल मतलब होता है जो राउंड एंड राउंड चलता रहता है। मतलब एक चीज को समझने के लिए, मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल को समझने के लिए आपको इसके अंदर का ये स्क्वायर समझना होगा, इस स्क्वायर को समझने के लिए आपको इसके बाहर का ये सर्कल समझना होगा। एंड ये जो
सर्कल है ना, ये चलता ही जाएगा, मतलब ये साइकिल चलती ही जाएगी कि सर्कल को समझने के लिए स्क्वायर को समझो, स्क्वायर को समझने के लिए सर्कल को समझो। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं जो ज़्यादा आपको रिलेवेंट एग्जांपल लगेगा। यहाँ पे मान लो आपको एक पोम समझनी है। अब आपके लिए पहले आप जो है पोम का एक ओवरऑल आइडिया ले लोगे, ठीक है, कि ये पोम किसके बारे में है। मान लो आपने कोई पीबी शैली की एक पोम पढ़ी कि ये पोम ओवरऑल क्या कह रही है। अब ये पोम ओवरऑल क्या कह रही है ये पूरा समझने के लिए आपको लाइन बाय लाइन पूरी पोम पढ़नी पड़ेगी, और वो लाइन बाय लाइन हर लाइन का मीनिंग समझने के लिए आपको फिर से ओवरऑल उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। तो ये साइकिल चलती ही रहेगी कि भाई एक चीज को समझने के लिए उसका इंटरनल पार्ट पढ़ो, और उस इंटरनल पार्ट को समझने के लिए उसका एक्सटर्नल पार्ट पढ़ो। ओके, देखो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट मीन्स दैट टू अंडरस्टैंड द होल you need to understand the parts, and to understand the parts you need to understand the whole, and this process goes in circle ongoing way। तो ये एक साइकिल है कि एक पूरी मतलब एक गाड़ी है, एक गाड़ी का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक होल लगा लो, एक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस गाड़ी को समझने के लिए आपको इसके इंटरनल पार्ट्स को समझना होगा कि इंटरनल पार्ट्स क्या काम करते हैं, एंड इंटरनल पार्ट्स को समझने के लिए आपको पूरी गाड़ी को समझना होगा कि पूरी गाड़ी क्या काम करती है। तो इसी साइकिल को हम हर्मेन्यूटिक सर्कल बोलते हैं, जो कि चलती ही जाती है। ये एक तरह से मतलब प्रोसेस है, साइकिल है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ब्रिकोलेज। ब्रिकोलेज क्या होता है भाई, सबसे पहले तो ये याद रखना ये दिया किसने था, ये फ्रेंच थ्योरिस्ट क्लॉडे लेवी स्ट्राउस ने दिया है। ओके, जिसका मतलब होता है कि आपके पास जितना कम से कम मटेरियल है उसी के अंदर आप कुछ नया क्रिएट करके दिखाओ। ओके, अब इसे लिटरेचर में आप कैसे यूज करोगे कि भाई लिटरेचर में आपके पास जितना भी मटेरियल है, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो आपके पास, उसी से आपको कुछ नया क्रिएट करके दिखाना है। मान लो आपने बहुत सारी क्लासिकल लिटरेचर पढ़ा, पॉप कल्चर पढ़ा, एडवर्टीजमेंट्स पढ़ी, ठीक है, मतलब डिफरेंट 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 चीज़ें पढ़ ली काफ़ी सारी। अब उन सारी डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करके उन सबका यूज़ करके आपको कुछ नई चीज़ का इन्वेंशन करना है, कुछ नया क्रिएट करना है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रिकोलेज। इसके अंदर क्या आ जाता है आपका, एक तरह से आप कोलाज का कॉन्सेप्ट दिमाग में लाओ कि कोलाज के अंदर आपके पास जितनी भी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बची हुई होती है वो सब आप मिक्स करके एक बोर्ड पे लगा देते हो, जिससे कुछ नया ही आकृति बन जाती है, कुछ नया ही मीनिंग आइडिया निकल जाता है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्रिकोलेज। So the idea is that meaning is constructed using bits and pieces from existing cultural elements rather than something entirely original। आप पूरा 100% एक ओरिजिनल चीज बनाने की वजह क्या करते हो, जो आपके पास एग्जिस्टिंग चीजें हैं उन सबको जोड़ करके कुछ न्यू बनाने की कोशिश करते हो। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सुपर रीडर। सुपर रीडर का टर्म हमारा दिया था माइकल रिफैत्रे ने। एंड ये क्या बोलते हैं कि भाई सुपर रीडर वो लोग होते हैं जो बहुत ही हाईली स्किल्ड होंगे, बहुत ही आइडल रीडर्स होंगे, जो जो सरफेस मीनिंग निकल रहा है ना किसी टेक्स्ट का, उसको हटा करके जो डीप मीनिंग है किसी भी टेक्स्ट का उसको समझ सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, अनकवर कर सकते हैं, ठीक है, जो डीपर मीनिंग्स है, जो हिडन स्ट्रक्चर्स है। तो सुपर रीडर मतलब वही हो गया जो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान है। एक तो आपने टेक्स्ट पढ़ा, आपको वो टेक्स्ट ऊपर ऊपर से पढ़ के जो समझ में आ रहा है, जो ज्यादातर कॉमन रीडर्स करते हैं, है ना। और एक रीडर होगा जो उस टेक्स्ट में जो हिडन बात कही गई है, ठीक है, जिसे कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस, वो चीज वो कर सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सुपर रीडर, जो कि हमारा दिया था माइकल रिफैत्रे ने। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बायो पावर एंड बायो पॉलिटिक्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगेन किसने दिया है ये, फ्रेंच फिलोसफर मिशेल फुको ने दिया है। तो ये क्या बोलते हैं कि भाई बायो पावर क्या होती है। जो गवर्नमेंट होती है ना वो कई बार रेगुलेट करती है जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं इंसान के, जैसे कि बर्थ रेट्स या फिर हेल्थ, हाइजीन, सेक्सुअलिटी, मोर्टेलिटी, ये सारी चीज़ें रेगुलेट करेगी। मान लो एक स्टेट है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जनता हो गई है और वो स्टेट संभाल ही नहीं पा रही है, इतने सारे लोगों को कैसे खाना पाना, उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह कैसे करेगी। तो वो पॉपुलेशन कम करने की कुछ ना कुछ टेक्निक्स लाएगी,
है ना, और कोई एक जगह है जहाँ पे हाइजीन लेवल बहुत गंदा हो गया है, हेल्थ सैनिटाइजेशन वगैरह कुछ नहीं है ना, तो वहाँ पे वो किस तरह की स्ट्रेटेजीज बनाए कि भाई यहाँ पे रेगुलेट करना है, बेसिकली हमें हाइजीन बढ़ानी है। तो ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। अब एक स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, काम करने वाले लोग ही नहीं है, उन्हें चाहिए ज्यादा लोग हो जाए, जैसे जापान का, कोरिया का हाल हो रखा है ना, तो वो क्या करेगी, इस तरह की पॉलिसीज ले आएगी सरकार कि भाई बर्थ रेट बढ़ा दो, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनके कंट्री के पास लोग हो सके। एंड ये जो प्रोसेस है, ये जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है ना, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, जिसमें मतलब जो पॉलिटिशियंस है वो अपना दिमाग यूज करते हैं कि भाई किस तरीके से हमें क्या स्ट्रेटेजी बनाई जानी चाहिए कि हम बायो पावर का यूज कर सके। बायो पावर मतलब ऐसी पावर होना गवर्नमेंट के पास कि वो इंसान के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को कंट्रोल कर सके, ठीक है। एंड बायो पॉलिटिक्स मतलब वो स्ट्रेटजीज बनाना, ठीक है, अपना माइंड यूज करके वो स्ट्रेटजीज बनाना जिससे कि वो बायो पावर उनके पास हो सके। आई होप इट इज क्लियर। मतलब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, मेडिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, डेमोग्राफी, है ना, तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो आप स्ट्रेटजीज बना पाओगे। एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना पाओगे तो मतलब आप बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को कंट्रोल कर रहे हो। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को कंट्रोल कर पाना हमारी बायो पावर है, बायो पॉलिटिक्स है स्ट्रेटजीज बनाना, ठीक है, बायो पावर से रिलेटेड। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट टर्म इज क्रोनोटॉप, गिवन बाय मिखेल बख्तिन। ओके, तो क्रोनोटॉप का मतलब क्या होता है, देखो इन दोनों वर्ड्स को तोड़ देते हैं। पहले तो हम, क्रोनो मतलब टाइम, टॉप मतलब स्पेस, ठीक है। तो टाइम एंड स्पेस का एक साथ चलना, जिसकी वजह से कोई प्लॉट जो है डेवलप होता है, कोई कैरेक्टर डेवलप होता है। हमारी स्टोरी की बात कर रहे हैं, जो किसी भी तरह की स्टोरीज होती है ना, उसके बात कर रहे हैं कि भाई जब टाइम एंड स्पेस का एक कनेक्शन होगा एक लिटरेरी वर्क में, तभी जो है आपका कैरेक्टर डेवलप करेगा, आपका प्लॉट आगे बढ़ेगा, है ना। अगर उनमें कनेक्शन नहीं होगा तो फिर आपकी स्टोरी टूटी फूटी होगी। मतलब हो ही नहीं सकता कि कनेक्शन ना हो, कनेक्शन तो जरूर होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोनोटॉप, टाइम एंड स्पेस का कनेक्टेडनेस होना, मतलब कनेक्शन होना। ओके, नेक्स्ट टर्म इज लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, जो कि हमारी सैपर वॉर्फ हाइपोथेसिस भी बोली जाती है। इसका मतलब होता है कि एक लैंग्वेज जो हम बोलते हैं ना, उसकी वजह से हम एक वर्ल्ड को डिफरेंटली परसीव कर सकते हैं। मान लो कोई इंसान है जो साउथ इंडिया से बिलोंग करता है, साउथ इंडिया से बिलोंग करता है, तो उसका इंग्लिश बोलने का स्टाइल डिफरेंट होगा। मतलब वहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन है, अगर किस तरह का वहाँ पे कल्चर है, तो उसकी भाषा से उसका माइंड जो है डाइवर्ट हो सकता है। मतलब उसकी भाषा में किस तरह के वर्ड्स यूज करे जा रहे हैं, वो कितने डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस है। तो मान लो जैसे कलर्स, है ना, हम कलर्स, रंगों के बारे में पढ़ते हैं, तो कोई एक भाषा है साउथ इंडिया की, उसमें ना रंग बहुत डिफरेंट 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 नाम है। मान लो कलर्स में उन्होंने 1000 वेरिएशंस है, एंड उन लोगों को ज्यादातर सारे कलर्स के बारे में डीपली पता है कि कौन से फ्लावर में कौन सा कलर मिलेगा और कौन सा कपड़ा में कौन सा कलर है, वो हम लोगों से ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो इसका मतलब उनकी जो इंटेलेक्चुअलिटी होगी उनकी लैंग्वेज की वजह से ज्यादा हो जाएगी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, कि भाई लैंग्वेज की वजह से इंसान इस दुनिया को कैसे परसीव करेगा, वो आइडिया ही चेंज हो जाता है। अब कोई एक लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉर्मल डे टू डे कम्युनिकेशन बस इतना ही यूज हो पाती है, ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो आई विल नॉट नेम एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज है। मतलब एक लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो उसकी वजह से वहाँ के लोग भी जो है शायद उतना ज़्यादा उस दुनिया के बारे में उस तरीके से ना देखें। मतलब जैसे रंगों को, कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज होगी जिसमें रंगों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में लोगों को पढ़ाया जाएगा, तो वो रंगों के लेके उनका अलग आइडिया होगा, जो शायद किसी और एरिया में नहीं हो उतना डिटेल में आइडिया, ठीक है। तो इसे हम लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि लैंग्वेज की वजह से जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं, वो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। बेसिकली लैंग्वेज क्या है,
हमारा आइडियाज़, हमारा कल्चर, हमारी आइडेंटिटी इसको इन्फ्लुएंस करती है कि हम दुनिया को देखते समझते कैसे हैं। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसमें, जैसे कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे ना लोगों को स्नो के टाइप भी पता होते हैं, ठीक है। अब हमारे लिए तो स्नो क्या है, बर्फ बर्फ ही है। लेकिन जो इंसान जिसकी भाषा में स्नो के डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी उन्हें पता है, तो वो जैसे स्नो को देखेंगे ना, उनका उस टाइम पे स्नो को देख के एक आइडिया ही अलग होगा, वो उसे अलग तरीके से परसीव करेंगे। हम उसे सिर्फ एक नॉर्मल स्नो परसीव करेंगे। हो सकता है कोई इंसान बता सकता है कि ये स्नो किस तरह की है, कि मतलब ये सॉलिड स्नो है या रॉक स्नो है, या मतलब जो भी इसके डिफरेंट टाइप्स हो, पर हम स्नो को एक ही टाइप से जो है आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसकी इसी इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, कि लैंग्वेज की वजह से एक इंसान का दुनिया को परसीव करने का नोशन चेंज हो जाता है। ओके, let us understand the next concept and the last concept of this video, that is cooperative principle, जिसको दिया था HP ग्राइस ने। ओके, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों का जो एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज है ना उसमें भी पढ़ाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई एक ग्रुप बनेगा उन लोगों का जो एक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, एंड उसमें कॉपरेशन होगा, ठीक है। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल मतलब उन लोगों का कॉपरेशन देखने को मिलेगा जो अपना कम्युनिकेशन गोल सेट करते हैं, कि भाई हम लोग जो है 3 महीने हैं हमारे पास, और हम लोगों को ना कम से कम क्या करना है, इतनी लैंग्वेज बोल पानी है कि हम अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकें। तो उन लोगों ने गोल बना लिया अपना कि 3 महीने के अंदर हमें इतनी अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है कि हम अपना, अगर कोई इंटरव्यू आ रहा है एग्ज़ाम का, तो वो क्लियर कर सकें, ठीक है। अब इसमें देखो इन्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ मैक्सिम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो इन्हें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे ये एक दूसरे को कॉपरेट करे। मान लो ये 10 लोगों का ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें ये क्या होगा, ये मैक्सिमम क्वांटिटी बोलेंगे कि भाई एक रूल हम सेट करते हैं कि आप लोग जो है इंफॉर्मेटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा, है ना, कि आप कंट्रीब्यूट करेंगे इस ग्रुप के अंदर। ये जो 10 लोगों का ग्रुप बना है, आप सबको कम्युनिकेशन करनी है एक दूसरे के साथ, एंड इसमें जो भी आप बोलेंगे वो उसमें जो है कोई दम होना चाहिए, कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं मैक्सिमम क्वालिटी, ठीक है। भाई आपको क्वालिटी इंश्योर करनी है, ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत चीज़ बता रहे हो अपने ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है मैक्सिमम रिलेशन, तो आपको रिलेवेंट चीज़ बतानी है। अगर हमें इंटरव्यू से रिलेटेड जो है अपना ग्रुप हमने बनाया है, तो आप स्विमिंग के लेसन्स के बारे में नहीं बता सकते, मतलब इररिलेवेंट चीज़ें नहीं बता सकते आप वहाँ पे। ओके, आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपका ग्रुप जिस रीज़न की वजह से बना है उस रीज़न से आप स्टिक करो। मतलब अगर आपको इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू देने के पीछे जितनी भी कम्युनिकेशन हो सकती है उस कम्युनिकेशन से आप स्टिक करो, ना कि दुनिया की और सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ों की बातें करो जो ग्रुप को डिविएट करे। तो ये रूल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम मैनर, मतलब आप जब उस ग्रुप के अंदर कम्युनिकेट करो तो इंश्योर करो कि भाई सबका लेवल क्या है, ठीक है, सबका गोल एक ही है। तो आपको अपनी बात क्लियरली भी रखनी है, एम्बिग्युइटी नहीं बनानी है। एम्बिग्युइटी मतलब जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, तो लोगों के सामने एक क्लियर कट बात बोलनी है आपको कि भाई इसका यही मीनिंग है, सिंपल सी बात है, और इसी तरीके से हम ये लोग अचीव करेंगे। तो ब्रीफ रखना है, ब्रीफनेस रखनी है, कि भाई बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, क्योंकि सभी लोग एक गोल के साथ आए हैं वहाँ पे, तो आपको चीज़ें आसान रखनी है सबके लिए, ठीक है। और एक ऑर्डर बना के रखना है, एक डिसिप्लिन बना के रखना है। तो ये होता है मैक्सिम्स, ठीक है। अब ये किस लिए कर रहे हो आप, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, जो कि हमारा HP ग्राइस ने दिया था। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लोग किसी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। So it describes how people achieve effective communication by assuming a shared goal and working together to achieve it. I hope this concept is clear to you now. Okay, so maxims are not strict rules. ये कोई बहुत strict rules नहीं होते हैं, बल्कि guidelines होती है कि इस तरीके से आप जो है इस ग्रुप के अंदर बात करोगे, ताकि हम भटके ना, ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना आए, ताकि क्वालिटी में कोई भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, है ना, सभी एक डिसिप्लिन तरीके से बिहेव करें। तो ये सारी गाइडलाइंस इसमें होती है। आई होप टुडेज
class is informative and you have understood all the points nicely. If you have any doubt, please ask me in the comment section. So मिलते हैं हमारी next video में, तब तक के लिए take care, bye bye.